देखिए आपका सीपीसी चल रहा था और सीपीसी में आपका अपील हम पढ़ा रहे थे। आपका जो सेक्शन था वह 96 शुरू किया गया था, यानी कि धारा आपका 96। यहाँ से भी आपका हमने तीन चार कॉन्सेप्ट आपका बताया। पहला कॉन्सेप्ट हमने ये बताया कि जहाँ तक डिक्री की बात है, अगर न्यायालय द्वारा निकला निष्कर्ष डिक्री है तो जनरली जब तक कि कानून द्वारा रोका न गया हो उसकी प्रथम अपील होगी, यानी कि फर्स्ट अपील होगी। यानी कि इसका मतलब कि डिक्री सामान्यतः अपीलीय होती है, ये भी क्वेश्चन आया है, जबकि आदेश सामान्यतः अपीलीय होता है। आदेश की तभी अपील होगी फर्स्ट अपील जब कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अपील का प्रावधान उस मामले में किया गया हो, तभी आपका आदेश की प्रथम अपील होगी, अन्यथा नहीं होगी। दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है कि अपील का जो अधिकार है पक्षकार का, वह सारवान अधिकार है कि प्रक्रियात्मक, तो सारवान अधिकार है। तीसरा, अपील कहाँ परिभाषित है, तो अपील शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। चौथा, अपील आपका संविधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है कि अंतर्निहित अधिकार है, तो संविधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है, इनहेरेंट पावर नहीं है। आपका निहित अधिकार नहीं है कि किसी भी मामले में आप अपील कर सके। अपील आप तभी कर सकते हैं जबकि कानून द्वारा अपील का प्रावधान किया गया हो। अगला नियम आपको ये देखना है कि डिक्री की प्रथम अपील भी संभव है, कुछ दशाओं में द्वितीय अपील भी संभव है, लेकिन आदेश की केवल और केवल प्रथम अपील हो सकती है। द्वितीय अपील किसी भी हाल में संभव नहीं है। ये भी पूछा जाता है कि आदेश की द्वितीय अपील पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है, तो मैं कल बताया था 104 के क्लाज 2 में। अगला देखिए 96 शुरू किया जाए आपका, कल हम बता भी रहे थे आपका 96 शुरू किया जाए। आपका 96 में चार क्लाज हैं। आपका पहले क्लास से भी पूछा जाता है, दूसरे से भी, और तीसरे से भी, और चौथे से। यहाँ खंड वाइज भी क्वेश्चन आपका बना है, थोड़ा सतर्क रहना है। देखिए पहला नियम क्या है, वहाँ के सिवाय जहाँ इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, ऐसी हर डिक्री की जो आरंभिक अधिकारता का प्रयोग करने वाले, आरंभिक यानी कि प्रारंभिक या मूल अधिकारता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई है, अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के विनिश्चयों की अपीलों को सुनने के लिए प्राधिकृत है। तो यहाँ सिद्धांत भी निकाल लेना है। सिद्धांत यहाँ ये समाहित है कि सिविल मामलों में अगर आरंभिक अधिकारता प्रयोग करते हुए, यानी कि सबसे पहले जिस न्यायालय में मामला चला उसी को हम क्या कहेंगे, ओरिजिनल जुडिक्शन का प्रयोग करते हुए अगर न्यायालय ने कोई डिक्री पारित की है तो उसकी फर्स्ट अपील अपील न्यायालय में हो सकेगी जब तक कि कानून द्वारा प्रथम अपील पर रोक न लगाई गई हो। यानी कि सिद्धांत यह निकला कि डिक्री सामान्यतः अपीलीय होती है जब तक कि स्पष्ट रूप से कानून द्वारा उसके प्रथम अपील पर रोक न लगाई गई हो। दूसरा देखिए, एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकती है। यहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि क्या एक्स पार्टी डिक्री मूल डिक्री की अपील हो सकती है कि नहीं। यानी कि पहली बार मुकदमा चला, उस न्यायालय में प्रतिवादी हाजिर नहीं हुआ, वादी की बातों को सुनकर न्यायालय ने वादी के फेवर में डिक्री पारित कर दी, इसको हम एक्स पार्टी डिक्री कहेंगे। एक्स पार्टी डिक्री की प्रथम अपील हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। कौन सा धारा और अनुज्ञात करता है, 96। 96 का क्लाज भी याद रखना है, 2।
क्लास वाइज पढ़िएगा, यहाँ क्लास वाइज पूछा गया है। टू, इसके बाद जो है जेस और जे में क्वेश्चन आया है कि एक्स पार्टी डिक्री के विरुद्ध क्या क्या रेमडी हैं। तो पहला रेमडी तो आपका 96 के क्लास 2 के तहत आपका अपील का ही है। दूसरा, एक्स पार्टी डिक्री को सेट एसाइड करा सकते हैं, अपास्त करा सकते हैं उसी न्यायालय द्वारा आदेश 9 के नियम 13 के तहत। और तीसरा, पुनर्विलोकन करा सकते हैं धारा 114 के तहत। मैं लिखवा भी था कि एक्स पार्टी डिक्री के विरुद्ध कितने उपचार है? 3। भाई ये कई बार पूछा गया, गलत ना हो, अपील भी है। एक्स पार्टी डिक्री को सेट एसाइड या पास या उल्टवा दीजिए आदेश 9 रूल 13 में, और उसका रिव्यू भी करा सकते हैं आपका 114 सीपीसी की धारा में पुनर्विलोकन दिया है। इसके बाद तीसरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और तीसरा ये है कि पक्षकारों की सम्मत से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी अपील होगी कि नहीं। सामान्यतः उसकी अपील नहीं होगी। आपका ये क्वेश्चन खंड वाइज भी बनता है कि सम्मत की डिक्री की अपील नहीं होगी। ये 96 के किस क्लाज में प्रावधानित हैं? 3 में। क्लाज वाइज पढ़िएगा इधर। यानी कि ए और बी रजामंद हो गए, आपस में समझौता कर लिए, समझौता पत्र न्यायालय में दायर किए, और उस समझौते पत्र के अनुसार न्यायालय ने डिक्री पारित कर दी। तो ऐसी कंडीशन में पक्षकार विबंधित हो गए कि अब वे अपील आगे नहीं करेंगे। एक दो क्वेश्चन और यहाँ लिख लीजिए कि समझौते की डिक्री में रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय लागू होता है कि नहीं? लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पक्षकारों को सुना ही नहीं गया, और समझौते की डिक्री प्रदान की जा सकती है आदेश 23। तो दो जगह से उसको जोड़ लीजिए, कहीं लिख लीजिए अलग से। समझौते की डिक्री में रेह जुडिकेटा अर्थात धारा 11 में दिया गया प्रांग न्याय लागू नहीं होता। यानी कि सेक्शन 11 में जो रेह जुडिकेटा है वह समझौते की डिक्री पर लागू नहीं होता। पहला नियम। तो समझौता किस आर्डर के तहत किया जाता है? वह आर्डर 23 है। ये भी पूछ सकता है वाद में समझौता करा दीजिए, तो कौन सा आदेश है? आदेश आपका 23 है। अगला देखिए आपका 96 में चौथा देखिए, लघुवाद न्यायालयों द्वारा संज्ञेय वाद में किसी डिक्री से कोई अपील, यदि कोई डिक्री की रकम जिसका मूल्य 10,000 रुपये से अधिक नहीं है केवल विधि के प्रश्न के संबंध में होगी। यहाँ आपका क्वेश्चन बनता है, 2-3 मॉडल यहाँ चौथे खंड में बनते हैं। अगर स्मॉल काजेज कोर्ट ने यानी कि लघुवाद न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, रकम 10,000 या उससे कम है, और उसमें कोई तथ्य का प्रश्न है, तो प्रथम अपील उसकी नहीं होगी। यानी कि प्रथम अपील पर ही रोक लगा दी गई है। लेकिन अगर उस मामले में कोई लॉ का क्वेश्चन है, कोई विधि का प्रश्न समाहित है, भले रकम 10,000 या कम हो, तब अपील हो सकती है। फिर एक बार इसको देखिए, अगर लघुवाद न्यायालय ने डिक्री पारित की है, धन के लिए डिक्री है, रकम जो है वह 10,000 या 10,000 से कम की है, और उसमें कोई तथ्य का प्रश्न समाहित है, तो प्रथम अपील नहीं होगी, ये याद रखना है। लेकिन जैसे ही उसमें दे दे कि विधि का प्रश्न समाहित है, तब ऐसी दशा में प्रथम अपील हो सकती है। तो तथ्य का प्रश्न समाहित हो, लघुवाद न्यायालय ने निर्णय दिया हो, रकम 10,000 या 10,000 से कम हो, तो आगे प्रथम अपील नहीं होगी। और ऐसे मामलों में अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ समाहित है, तब प्रथम अपील डिक्री की हो सकेगी।
दूसरा क्वेश्चन जो आजकल बन रहा है रकम पर, मैं सुबह भी बताया सतर्क रहना है। ये जो 10,000 रुपये से अधिक नहीं है, ये पहले रकम 3,000 रुपया थी और 1999 में संशोधन करके 3,000 की जगह 10,000 बनाएगा। उसको लिख लीजिए बैरेक पर। आपका ऐसा क्वेश्चन एक दो मॉडल बन जा रहा है कि पहले रकम कितनी थी। तो पहले यह रकम जो थी 3,000 रुपया थी और 3,000 से कितना किया गया है आपका 10,000। कब किया गया ये भी पूछ सकता है। 1999 ईस्वी में किया गया। किस समिति की सिफारिश पर? तो जस्टिस मलिमत समिति की सिफारिश पर। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम एक बार रकम बताते हैं। देखिए सीआरपीसी में सुबह हमने बताया था कि जो सेक्शन 459 है 459, उसमें जो पहले रकम थी 10 रुपया थी। 10 रुपया से कम अब कितना हो गया है 500 से कम। फिर सीपीसी की धारा कल ही बताई गई 95 में जो पहले रकम थी वह 1,000 रुपया थी और अब कितना है 50,000। तो सबसे अधिक प्रतिकर आपका किसमें है 95 में, कितना 50,000। तो ये भी याद रखना है कि पहले रकम कितनी थी। अगला देखिए 96 समाप्त हो गई। अब 97 आ जाइए। 97 ये बताती है 97 आपका सिद्धांत भी पूछा जाता है। 97 में एक सिद्धांत समाहित है स्टापेल का या विबंध का। तो पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सीपीसी की कौन सी धारा अपील वाली विबंध के सिद्धांत पर आधारित है? स्टापेल के सिद्धांत पर आधारित है। तो 97 मार्क कराइएगा। दूसरा क्वेश्चन केस वाइज बनता है कि किस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 97 स्टापेल के सिद्धांत को मान्यता देती है। कल भी मैं केस बताया था, इसको लिख लीजिए कहीं उसी पर। कौशल्या देवी बनाम बैजनाथ का केस पूछा जाता है 1961 सुप्रीम कोर्ट। कौशल्या देवी वर्सेज बैजनाथ का केस है। ये चांस रहता है। अब देखिए इसमें है क्या, 97 केवल ये बताती है कि अगर प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है और कोई व्यक्ति चाहता है कि वह उससे क्षुब्ध है या उसकी अपील करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में 90 दिन अपील का समय होता है। प्रारंभिक डिक्री पारित किए जाने के डेट से वह 90 दिन के अंदर अपील कर दे। अगर 90 दिन बीत गया उसके बाद अंतिम डिक्री पारित की गई, वह अंतिम डिक्री की केवल अपील कर रहा है, तो अब प्रारंभिक डिक्री को उसमें चैलेंज नहीं कर सकता, यानी कि प्रारंभिक डिक्री पर आपत्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह विबंधित हो जाएगा। क्योंकि जो समय था प्रारंभिक डिक्री की अपील करने का, उस समय के अंदर वह अपील कर पाया कि नहीं कर पाया? नहीं कर पाया। ये नियम याद रखिए। दूसरा नियम ये है कि अगर प्रारंभिक डिक्री पारित की गई, अभी 90 दिन बीता नहीं, इसी बीच अंतिम डिक्री भी आ गई, तो पक्षकार को एक ऑप्शन मिल रहा है कि वह प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री दोनों की अपील एक ही साथ कर दे। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि जो लिमिटेशन पीरियड, ये जो 90 दिन का समय अपील का गिना जाएगा, ये अंतिम डिक्री के दिन से नहीं, बल्कि जिस तारीख को प्रारंभिक डिक्री पारित की गई उस तारीख से गिना जाएगा। तो आपका दो नियम बना, सतर्क रहना है। ये किस सेक्शन में है? 97। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब आइए 98 देखा जाए। जहाँ कोई अपील दो या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए, वहाँ आपका कह सकते हैं कि विनिश्चय कैसे होगा। तो भाई विनिश्चय आपका कैसे होता है?
तो अगर आप भी बता दीजिए, अगर 3 न्यायाधीश आपका कोई अपील सुन रहे हैं, तो उस पर फैसला कैसे होगा? तो फैसला बहुमत से होगा। 2 जिधर लुढ़क जाएँगे, उधर क्या हो जाएगा? फैसला। 99 देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है 99। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। सुबह भी मैं कोरिलेट कराया था, फिर एक बार कोरिलेट करिए इसको। 99 ये बता, पहले अभी बेरेक ना पढ़िए, हम पढ़ाएंगे बेरेक, पहले सामान्य बातें देखिए। 99 सेक्शन भी काफ़ी पूछा जाता है, और मॉडल भी हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको मॉडल से याद रखना है। लेकिन आपका अगर कोई त्रुटि हो गई, यानी कि कोई मिस्टेक हो गया, अगर कोई डिफेक्ट या कोई गलती हो गई है, तो ऐसी दशाओं में कुछ गलतियां क्षम्य होती हैं और कुछ गलतियां अक्षम्य होती हैं। यानी कि कुछ गलतियां एक्सक्यूज हैं, लेकिन कुछ गलतियां एक्सक्यूज नहीं। सीआरपीसी में बता दीजिए, थोड़ा धारा पहले रटिएगा। सीआरपीसी में 460 में 460 सेक्शन में सुबह बताया गया कि कुछ गलतियां ऐसी हैं जो क्षम्य है, यानी कि कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी, सेक्शन गलत न हो। और 461 में उन गलतियों का उल्लेख है जो कार्यवाही को दूषित करेगी। तो कौन किस धारा की गलती क्षम्य है सीआरपीसी में? 460 की। और किस धारा की गलती क्षम्य नहीं है? 461। अभी पढ़ाना भी है। अभी तो केवल भूमिका और धारा ही बता पाया था आदमी सुबह, लेकिन दोनों धारा याद रखिए, क्योंकि कई बार ठीक है अंदर से भी याद रखना है, लेकिन सेक्शन भी दोनों पूछा गया है कि किस धारा में प्रावधान है कि अनियमितता के कारण कार्यवाही दूषित नहीं होगी। तो 460 मार कर आइए, और दूषित हो जाएगी पूछ ले तो 461। लेकिन लिस्ट याद ही करना होगा, और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अंदर से पूछा जाता है, जैसे एपीओ में पूछा गया। तो लिस्ट तो दोनों की याद। इसके बाद हमने एविडेंस में बताया था कि धारा 93 और 94 में आपका ऐसी जो गलतियां हैं वह क्षम्य नहीं है, यानी कि ये त्रुटि सुधार योग्य नहीं है। और एविडेंस की धारा 95, 96 और 97 वाली गलती सुधार योग्य है। उसी प्रकार आपका सीपीसी की धारा 99 देखिए, आपका जो छोटी छोटी प्रक्रियात्मक गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों के आधार पर कोई डिक्री या आदेश उल्टा नहीं जाएगा। तो कब डिक्री आदेश उल्टा जाएगा, कब गलती सारवान होगी, कब गलती सारवान नहीं होगी, ये बात सिविल मामलों में आपका 99 से कवर होगी। और यही बात आपका सीआरपीसी में 465 से कवर होगी। तो जो 99 सीपीसी की कोरिलेट हो रही है, ये शुद्ध रूप से मैं बता दूं, लिख लीजिए, सीआरपीसी की किस धारा से कोरिलेट होती है? 465 शुद्ध रूप से। 460 61 न मार दीजिएगा। शुद्ध रूप से जो आपका भाषा मिलती है वह 99 से आपका 465 बताना ही है, आपका 465 भी। देखिए 99 में अब क्या क्वेश्चन बनता है कि कब कोई डिक्री उल्टी जा सकेगी। इसमें 4 ऑप्शन देगा। पहला आपका देगा पक्षकारों का, आपका माने दे देगा आवश्यक पक्षकार का कुसंयोजन, यानी कि मिस ज्वाइंडर। फिर आवश्यक पक्षकार का असंयोजन, यानी कि नॉन ज्वाइंडर। नॉन ज्वाइंट कुसंयोजन मैंने फालतू लोगों को जोड़ लिया गया। और आपका आवश्यक पक्षकार का नॉन ज्वाइंडर का मतलब कि जिसे पक्षकार बनाया ही जाना चाहिए था उसे छोड़ दिया गया। फिर देगा उचित पक्षकार का असंयोजन और उचित पक्षकार का कुसंयोजन। एक बस याद रखना है कि अगर निसेसरी पार्टी
या आवश्यक पक्षकार का असंयोजन हुआ है तो उस आधार पर डिक्री या आदेश उल्टवाया जा सकता है। और आपका जो 3 हमने बताया, उचित पक्षकार का असंयोजन, उचित पक्षकार का कुसंयोजन और आवश्यक पक्षकार का कुसंयोजन, इसका मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर 4 ऑप्शन दे न समझ में आए तो एक लाइन जो 99 का परंतुक दिया गया है, बस उसी परंतुक को रट्टा मार कर जाइए कि कब डिक्री उल्टी जाएगी या मॉडिफाई की जाएगी। तो जब आवश्यक पक्षकार का क्या हुआ हो, कुसंयोजन की असंयोजन, असंयोजन यानी कि नॉन ज्वाइंडर, यानी कि आवश्यक पक्षकार उस मुकदमे में जोड़ा नहीं गया। देखिए आपका ए बी सी 3 भाई थे और इनके पिता की संपत्ति ये थी। अब ए बंटवारे का मुकदमा करता है तो बी और सी भी आवश्यक पक्षकार होंगे। ए ने बी को पार्टी बनाया, सी को छोड़ दिया, तो बंटवारे की अगर डिक्री पारित भी हो गई तो सी आकर कह सकता है कि हम आवश्यक पक्षकार थे और हमें तो पक्षकार बनाया ही नहीं गया, यानी कि हमें छोड़ दिया गया, यानी कि असंयोजित कर दिया गया, हमें लिया ही नहीं गया। अतः इस डिक्री को क्या किया जाए, सेट एसाइड, उलट दिया जाए। तो ये आधार अच्छा है। इस आधार पर डिक्री को क्या किया जा सकता है, उल्टा जा सकता है। अब 99 देखिए आपका पक्षकारों या वाद हेतुकों के ऐसे कुसंयोजन या असंयोजन के या वाद के किसी भी कार्यवाही में कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणागुण या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कोई भी डिक्री न तो उल्टी जाएगी, न अपील में माने आपका न फेर फार किया जाएगा और न ही अपील न्यायालय निचले न्यायालय को प्रति प्रेषित यानी कि रिमांड भेजेगा कि फिर से सुनवाई करो। तो 2 पॉइंट आ गया कि कब डिक्री उल्टी जा सकेगी, जब ऐसी गलती के कारण आपका मामले के गुणागुण पर प्रभाव पड़े, यानी कि मेरिट पर प्रभाव पड़ता हो। गुणागुण का मतलब क्या हुआ, अगर मेरिट पर प्रभाव गलती के कारण पड़ा तब डिक्री उल्टी जाएगी। फिर अगर न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की उस न्यायालय को उस मामले में जुडिक्शन या अधिकारिता था ही नहीं, तब भी डिक्री उल्टी जा सकेगी। और तीसरा है आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के कारण भी डिक्री क्या की जा सकती है, उल्टी जा सकती है। तो अब जो क्वेश्चन आपका अलग से बना लीजिए कि कब किसी गलती के कारण डिक्री सेट एसाइड या अपास्त की जा सकती है, बनाइए, अलग से बना लीजिए भाई क्वेश्चन आपका। किस गलती के आधार पर डिक्री सेट एसाइड या उल्टी जा सकती है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। 3 आधार लिखिए। यदि पहले गुणागुण पर प्रभाव, फर्स्ट में लिखना है मेरिट पर इफेक्ट पड़ता हो गलती के कारण, 3 खाना बना लीजिए, 3 पॉइंट। मेरिट पर प्रभाव, दूसरा आपका न्यायालय की अधिकारिता का न होना यानी कि अधिकारिता का अभाव, दूसरा हम कहते हैं अधिकारिता का अभाव, और तीसरा आवश्यक पक्षकार का असंयोजन, निसेसरी पार्टी का नॉन ज्वाइंडर माने जोड़ा ही नहीं, आवश्यक पक्षकार का असंयोजन, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। इसके बाद आ जाइए 99 ए, आइए धारा 47 छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना है। अब आइए डिक्री की सेकेंड अपील या डिक्री की
द्वितीय अपील, तो डिक्री की द्वितीय अपील के बारे में प्रावधान धारा 100 से लेकर 103 तक में दिया गया है और आदेश 42 में दिया गया है आपका। यानी कि अपीलीय डिक्री की अपील या डिक्री की सेकंड अपील कहिए, यानी कि एक बार अपील हुई, फिर आप अगले आगे ऊपर के न्यायालय में जाकर उसकी अपील करते हैं दूसरी। तो दो तीन नियम पहले याद रखिए। डिक्री की जो सेकेंड अपील होती है वह सदैव हाई कोर्ट में होगी, निचले न्यायालय में नहीं, पूछा गया है। और यह जो अपील होगी आपका डिक्री की सेकेंड अपील, याद रखिए कहाँ होगी आपका, उच्च न्यायालय में। धारा 100 से लेकर और कहाँ तक प्रावधान किया गया है, 103 तक प्रावधान किया गया है। और इसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है आदेश 42 में, यानी कि सीपीसी के आदेश 42 में। अब आइए यहाँ आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, 100 से ही ज़्यादा बनता है। देखिए, द्वितीय अपील, उसके सिवा जैसा ही संहिता के पाठ में या तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित हैं, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। यानी कि अगर उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय ने प्रथम अपील में कोई डिक्री पारित की है तो द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में हो सकेगी, लेकिन उच्च न्यायालय को यह समाधान होना चाहिए, यह विश्वास होना चाहिए कि ऐसे मामले में विधि का कोई सब्सटेंसिव क्वेश्चन यानी कि ला का कोई सारवान प्रश्न क्या है, समाहित है, तब हाई कोर्ट अपील सुनेगा, अन्यथा नहीं। तो पहला उपाय हुआ कि सेकंड अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में। किस मुद्दे पर, विधि के सारवान प्रश्न पर। दूसरा खंड देखिए, एक पक्षीय पारित अपीलीय डिक्री की अपील इस धारा के अधीन हो सकेगी। तो एक्स पार्टी डिक्री 96 में भी देखना है और 100 में भी देखना है। तो आप बताइए 96 के किस क्लाज में प्रावधान था कि एक्स पार्टी डिक्री की फर्स्ट अपील हो सकेगी। तो 96 के क्लास 2 में 100 में आपका है कि अगर प्रथम अपील में प्रतिवादी आया ही नहीं, वादी को सुनकर और एक एक्स पार्टी डिक्री पारित की गई प्रथम अपील में, मुकदमे में नहीं, प्रथम अपील में एक पक्षकार को सुनकर डिक्री पारित कर दी गई है, तो समस्या ये आई कि क्या उसकी सेकंड अपील हाई कोर्ट में हो सकेगी, हो सकेगी। तो कौन सा धारा का कौन सा खंड है, खंड वाइज पढ़िएगा। यहाँ धारा 100 का कौन सा खंड है आपका 2। तो एक्स पार्टी डिक्री की फर्स्ट अपील पूछे तो आप 96 का क्लास 2 मार्क कराइए। और अपील में एक्स पार्टी डिक्री पारित हुई है प्रथम अपील में, तो सेकेंड अपील हो सकेगी, उसमें विधि के सारवान प्रश्न से मतलब ही नहीं है। तो धारा 100 के किस क्लाज में ये प्रावधान है, 2 में। तीसरा देखिए, इस धारा के अधीन अपील में अंतर्वलित विधि के उस सारवान प्रश्न का अपील के ज्ञापन में प्रमिततः कथन किया जाएगा। यानी कि कौन विधि का सारवान प्रश्न है ये लिखा जाएगा अपील में। चौथा खंड देखिए, जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी मामले में सारवान विधि का प्रश्न समाहित है, तो वह उस प्रश्न को बनाएगा कि कौन सा प्रश्न है। पांचवा, अपील इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर सुनी जाएगी और विपक्षी ये कह सकता है कि हजूर कोई सारवान प्रश्न नहीं है, अपील क्या किया जाए, खारिज। अब आइए आपका 100 आइए, कतिपय मामलों में पुनः कोई अपील न होना। आपका देखिए काफी महत्वपूर्ण ये भी है।
कि कुछ मामलों में आपका पुनः कोई अपील न होना, तो किसी उच्च न्यायालय के किसी लेटर्स पेटेंट अपील में विधि का बल रखने वाले किसी लिखत में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से किसी अपील की सुनवाई पर विनिश्चय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया है, वहां ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से पुनः कोई अपील नहीं होगी। काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप जोड़ सकते हैं। सेम बात संविधान में भी लिखी गई है। वह आपका संविधान का अनुच्छेद जोड़ लीजिए 133 सेक्शन 133 में सेम बात लिखी गई है आपका। फिर एक बार पहले अनुच्छेद समझिए 133। अगर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने एकल जज ने किसी सिविल मामलों में कोई डिक्री आदेश इत्यादि पारित किया है, तो सामान्यतः अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील आगे नहीं होगी। क्यों? हाँ, लेकिन संसद चाहे तो विधि बनाकर अपील का प्रावधान कर सकती है। ये संविधान में लिखा गया है। सीपीसी में क्या लिखा गया है 100वें में कि अगर आपका हाई कोर्ट के एकल जज ने कोई निर्णय डिक्री आदेश पारित किया है, तो उसकी आगे अपील अब हो पाएगी कि नहीं? नहीं होगी। अब ये इस पर थोड़ा गौर करना है आपका। मैंने गौर करना है अच्छे से कि आखिर अब सुप्रीम कोर्ट में अपील पर क्यों रोक लगा दी गई है। तो तमाम हाई कोर्ट के अपने रूल हैं, नियम हैं, और उन नियमों के तहत यह प्रावधान किया गया है लगभग सभी हाई कोर्टों में कि सि, अगर सिविल मामला है और सिंगल जज ने एक जज ने कोई डिक्री आदेश निर्णय पारित किया है, तो उसी उच्च न्यायालय में डबल बेंच में, यानी कि दो जजों के समक्ष या डबल बेंच में उसकी अपील की जाती है। सुने होंगे कि आपका जैसे कि बिहार एपीओ वाला सबसे अच्छा उदाहरण है। सिंगल बेंच ने फैसला दिया कि आप रिजल्ट निकालिए और एपीओ वालों की परीक्षा लीजिए। तो आयोग जो था वह पटना हाई कोर्ट में ही गया डबल बेंच में, और जब डबल बेंच से क्या किया, मुंह की खाया, हार गया, तब एपीओ वालों का एक्स्ट्रा रिजल्ट निकाल कर क्या लिया, मेंस लिया। तो आपका ये नियम होता है ज़्यादातर हाई कोर्टों में कि सिंगल बेंच ने फैसला दिया है तो उसी हाई कोर्ट में आप कहाँ जा सकते हैं अपील में, डबल बेंच में। इसीलिए सिंगल बेंच एकल जज द्वारा दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होगी, इस बात पर क्या किया गया है, रोक लगाई गई। तो उसी हाई कोर्ट में उपचार क्या है, उपलब्ध है। तो आपका 100 ए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका सिंगल जज ने हाई कोर्ट का दिया है तो आगे अपील होगी कि नहीं? नहीं। आइए 101 द्वितीय अपील का किसी भी अन्य आधार पर न होना। तो ये तो एक घोषणा ही करती है, कोई मतलब नहीं है कि जो धारा 100 में आपका आधार है केवल उसी आधार पर आप हाई कोर्ट में द्वितीय अपील कर सकते हैं, अन्य आधार पर नहीं कर सकते। तो धारा 100 में फिर दो आधार देख लिया जाए क्या क्या है। पहला, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है तब अपील सेकंड। और दूसरा, अपील में अगर एक्स पार्टी डिक्री प्रथम अपील में पारित की गई है, यानी कि प्रथम अपील में एक्स पार्टी डिक्री पारित कर दी गई है, तब हम सेकंड अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो दो ही आधार हैं, इसके अलावा अन्य कोई आधार हाई कोर्ट में अपील का नहीं है।
तो 101 बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यही बातें आप 100 में भी जोड़ सकते हैं कि 100 में दिए गए प्रावधानों के अलावा अन्य आधार पर हाई कोर्ट में कोई अपील नहीं होगी। लेकिन एक कुचल्ला एक धारा और बढ़ा दिया पढ़ने वालों के लिए। यही बात 100 में किसी क्लाज में जोड़ देते, जैसे 104 के आपका मुद्दों में जोड़ा गया है। लेकिन एक अलग धारा एक लाइन की बना दी गई, कौन सी? 101। अब आइए 102, कुछ मामलों में द्वितीय अपील का न होना। यहाँ से भी पूछा जाता है। सबसे पहले अब आप आइए 96 का क्लाज 4 थोड़ा देखिए, फिर एक बार बैक होइए। आपका हमने बताया था कि अगर इस्माल काजे कोर्ट ने यानी कि लघुवाद न्यायालय ने कोई डिक्री पारित की है और उसकी जो रकम है वह 10,000 या 10,000 से कम थी, तो सामान्यतः प्रथम अपील रोकी गई थी कि प्रथम अपील नहीं होगी। लेकिन अगर उस मामले में एक अपवाद भी मैं बताया था, वहीं सतर्क रहना है। यदि उस मामले में कुछ कोई विधि का प्रश्न अंतर्वलित हो, कोई क्वेश्चन ऑफ ला आ जाए, तब प्रथम अपील हो सकती थी, चाहे रकम 10,000 या 10,000 से क्या थी कम। सेम आपका जो 96 का क्लास 4 पढ़े हैं। अब धारा आ जाइए 102, रकम निर्धारित है, वही रकम याद करनी है कि कितनी रकम है, तो आपका माने द्वितीय अपील नहीं होगी। देखिए, किसी डिक्री से कोई द्वितीय अपील तब तक नहीं होगी जब मूलवाद की विषय वस्तु ऐसी धन की वसूली के लिए है जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार देखिए कि अगर 102 में देखिए मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर रकम 25,000 रुपये से कम है, तब सेकेंड अपील हाई कोर्ट में नहीं होगी। यानी कि 25,000 या 25,000 से ऊपर है आपका रकम जो धन की वसूली का मुकदमा है, तभी हाई कोर्ट में सेकेंड अपील होगी, अन्यथा नहीं होगी। लघुवाद न्यायालय में भी कोरिलेट करके याद रखिए, प्रथम अपील में 10,000 या 10,000 से क्या था कम, और यहाँ कितना है सेकेंड अपील में 25,000 से कम। यानी कि 25,000 या वो नकारात्मक लिखा है, उसको हम सकारात्मक बता रहे हैं, वो बेरेक्ट ना पढ़िए, आप डायरेक्ट पढ़िए आपका सकारात्मक। वो बेरेक्ट में नहीं नहीं करके 2-3 बार लिख दिया है, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। बस एक लाइन जानिए कि अगर धन की रकम है 25,000 या उससे कम की डिक्री है, तो सेकेंड अपील हाई कोर्ट में नहीं होगी। बस एक लाइन। और कब हो सकेगी? जब रकम 25,000 से क्या हो जाए, पार। इसके बाद 103, तथ्य विवादकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 103 आपका धारा 100 का अपवाद मानी जाती हैं, यानी कि धारा 100 का अपवाद है। अब 104 आ जाइए, अब तो आपका छोटे छोटे आएंगे। वे आदेश जिनकी अपील होगी। अब इसके लिए कौन से आदेश अपीलीय हैं, कौन से आदेश अपीलीय नहीं हैं, इसकी लिस्ट धारा 104 के क्लाज 1 में दी गई है और आदेश 43 के नियम 1 में। वो लिस्ट याद करना पड़ता, और कोई उपाय नहीं है उसमें, ज़्यादा उपाय कोई नहीं है हमारे पास भी। अगर अब मान लीजिए कि बाई चांस आ ही गया, तो लिस्ट याद करनी पड़ती है लिखकर कि किस आदेश की अपील होगी। 104 का क्लास 2 महत्वपूर्ण है कि आदेश की प्रथम अपील तो होगी, लेकिन आदेश की द्वितीय अपील नहीं होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, धारा 104 का कौन सा क्लाज है? 2। इस धारा के अधीन अपील में पारित किसी भी आदेश की कोई भी अपील नहीं होगी,
यानी कि आदेश की प्रथम अपील तो संभव है, लेकिन द्वितीय अपील किसी भी हाल में संभव। तो द्वितीय अपील पर रोक कौन लगाता है? तो धारा 104 के कौन? आपका ये दो। अब ये है कि 105, 106, 107 फिर पूछा जाता है अपील न्यायालय की शक्तियाँ कहाँ दी गई है? तो अपील न्यायालय की शक्तियाँ 107 में दी गई है, 107 में दी गई हैं। अपील न्यायालय जो मन करे सो करे। इसके बाद 108 छोड़ देना है। उच्चतम न्यायालय में अपील कभी नहीं पूछा जाता। 109 सुप्रीम कोर्ट में अपील कब होगी? ये भी जल्दी नहीं पूछा जाता। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 109 से 112 तक प्रावधान है। और दूसरा जो प्रक्रिया दी गई है आदेश 45 में, यानी कि आर्डर कौन सा है? तो कहीं पूछा नहीं जाता ये। वैसे भी आपका कुछ धाराएं इधर निश्चित हैं। अब देखिए आपका भाग 8 देख लिया जाए, तब बैक हुआ जाए। आपका निर्देश पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण। यहाँ से एक तो धारा मिलाने के लिए आता है, कई बार गलत करके लोग आ जाते हैं। आपका कई बार लोग गलत करके आ जाते हैं। पहले सेक्शन रटिए, कई बार पूछा है। 113 में रिफरेंस या निर्देश है? बताइए, बताया जाए भाई, कोई दिक्कत हो तो बताया जाए। आपका फिर से सुप्रीम कोर्ट में से पूछा नहीं जाता, लेकिन आपका दिक्कत अगर हो तो एक दो लाइन बता दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में अपील। वैसे पूछा नहीं जाता, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। कभी आज तक के इतिहास में पूछा नहीं गया है। और आपका संविधान से ही पूरा कवर होगा वो तो हल्का सा दे दिया गया है। देखिए आपका इधर सेक्शन याद रखिएगा। आपका 113 में रिफरेंस या निर्देश है, 114 में रिव्यू या पुनर्विलोकन, और 115 में पुनरीक्षण या निगरानी। एक तो मिलाने के लिए सेक्शन आ जाता है, कई बार आया है। फिर आपका आदेश वाइज मिलाने के लिए आता है कि 113 रीड विथ आदेश 46, यानी कि निर्देश के बारे में प्रक्रिया आदेश 46 में है। और जो रिव्यू हम बताए हैं 114 में, आदेश 47 में प्रक्रिया है 47। और जो 115 में हमने रिवीजन बताया है उसके लिए कहीं कोई आदेश नहीं है। यानी कि तीन धाराओं में, दो धाराओं के लिए तो आदेश हैं 46 और 47, लेकिन 115 धारा के लिए कहीं कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है रिवीजन के लिए। अब पहले इसको कोरिलेट कर लीजिए। देखिए एक लोग पूछ रहे थे ये आपका कि अगर हाई कोर्ट को किसी विषय पर, माने हाई कोर्ट को संदेह हो जाए कि क्या यह कानून वैध है कि अवैध, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है कि नहीं? नहीं मांग सकता। कहीं कोई संविधान और कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट माना जाता है कि स्वयं में सक्षम है और किसी कानून को आपका अवैध घोषित करने की क्या रखता है? क्षमता। स्वयं विशेषज्ञों का विशेषज्ञ है। कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट से राय या सलाह मांगने की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? नहीं पड़ती। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को संदेह हो जाए वो भी राय नहीं मांग सकता। इसलिए आप बैठे हैं, आप सर्वोच्च हैं, आप फैसला दीजिए कि सलाह लेंगे, राय मांगेंगे। हाँ, राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से नहीं मांग सकता, उल्टा ना चलिएगा। जैसे कि आपका प्रति से प्रतिलिपि निकली हो तो मिलान करना है, तो आपका अब ये नहीं कि मिलान उल्टा नहीं चलेगा। प्रति से क्या निकला हो प्रतिलिपि एविडेंस में, तो उसी में इतना घुमा देगा। प्रति से प्रतिलिपि निकला हो, प्रतिलिपि से प्रति निकली हो, तो प्रति से प्रतिलिपि निकलती हैं, प्रतिलिपि से प्रति। एक बार एमपी में खूब उलझाव दिया है तो मैं बताया भी था। फिर एक बार देखिए 113 जब भी पढ़िएगा
आप सीआरपीसी की धारा कोरिलेट करके पढ़िएगा। प्री में क्वेश्चन आया था सीआरपीसी में रिफरेंस या निर्देश कहाँ दिया गया है, तो उसको लिख लीजिए 395। सीआरपीसी की धारा बैरक पर लिख लीजिए 395। देखिए बहुत आसान है निर्देश आपका। भारत में किसी भी कानून को असंवैधानिक या शून्य घोषित करने की क्षमता, बिहार एपीओ में भी एक क्वेश्चन आया था आपका, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को प्राप्त है और आर्टिकल 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट को, दो न्यायालयों को है। अब समस्या ये आई कि निचला न्यायालय कोई सिविल मामला सुन रहा है, उसे लगता है कि कोई कानून आपका संविधान के विपरीत है, मूल अधिकारों के विपरीत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आज तक नहीं गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे शून्य घोषित आज तक नहीं किया है, और जिस हाई कोर्ट के वह अधीनस्थ हैं उस हाई कोर्ट ने भी आज तक इसे अवैध या शून्य घोषित नहीं किया। लेकिन निचले न्यायालय को लगता है कि ये मूल अधिकारों का या संविधान का क्या करता है, वायलेशन, जो कानून है। तो निचला न्यायालय मामला आपका लिख पढ़कर उच्च न्यायालय को निर्देशित कर दे और उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त कर ले, तो निर्देश किसको भेजा जाता है, उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय निर्देश पर सुनवाई करके और निचले न्यायालय को मामला सौंप देगा और वैध हैं कानून की अवैध हैं ये बता देगा। कौन बता देगा, आपका हाई कोर्ट। यही क्या कहा जाता है, निर्देश। आपका अगला देखिए 114 पुनर्विलोकन। आपका पुनर्विलोकन भी मैं सुबह के पीरियड में बहुत बताया था, 114 बता दिया हूँ, थोड़ा बहुत शार्ट मैं करूँगा। भाई वीडियो कुछ आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपका, क्योंकि थोड़ा बहुत शार्ट किया जाएगा, सुबह डिटेल में हमने बता रखा है इसको। पुनर्विलोकन आपका कह सकते हैं कि अब पुनर्विलोकन के लिए पहले तो आप सेक्शन पकड़िए कि सिविल मामलों में पुनर्विलोकन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके बाद क्रिमिनल मामलों में पूछा जाता है, तो क्रिमिनल मामलों में पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। धारा याद करके जाइएगा, सीआरपीसी की धारा 362 362 स्पष्ट रूप से पुनर्विलोकन पर क्या लगाती है, रोक। उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले का पुनर्विलोकन कर सकता है, ये सीपीसी सीआरपीसी से कवर नहीं होगा, स्वयं संविधान उसे पावर देता है। अनुच्छेद 137 आर्टिकल 137 कवर करना है। उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है। और अब तो अशोक हुर्रा बनाम अशोक रूपा हुर्रा में पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन, यानी कि रिफॉर्मेटिव पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, दो सहारी याचिका आ गई है। आपका अनुच्छेद 142, यानी कि किस में, अनुच्छेद 142 में पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन में आपका होता क्या है कि जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी, डिक्री पारित करने के 30 दिन के अंदर, 30 डेज समय याद रखिएगा, 30 दिन के अंदर उसी न्यायाधीश के यहाँ जिसने डिक्री पारित की थी एप्लीकेशन दिया जाता है कि हजूर आप अपने किए पर पुनर्विचार करिए, यानी कि आपने जो फैसला दिया है इस फैसले में कोई गलती है, आप स्वयं इस गलती को क्या करिए, सुधारिए। तो पुनर्विलोकन ऊपर के न्यायालय में नहीं करवाया जाता। जिस न्यायालय, अगर वह न्यायाधीश मौजूद हैं तो वही न्यायाधीश पुनर्विलोकन करेगा, दूसरा नहीं। यानी कि जिसने फैसला सुनाया आपका उसी से मांग करिए
कि हजूर आप अपने फैसले में क्या करिए, सुधार लाइए। तो भाई जल्दी पुनर्विलोकन में मामला उलटता नहीं, क्योंकि आपका कहावत भी कही जाती है कि थूक देता है कोई तो एक बार तो चाटता नहीं। कहावत कही जाती है समाज में कि थूक कर चाटने का काम कोई नहीं करता। सेम उसी प्रकार जब एक बार हम फैसला दे दिए तो आपका जल्दी नहीं बदलेंगे तो रिव्यू खतरनाक रहता है। जरूरी नहीं कि रिलीफ मिल जाए। अगर न्यायाधीश उदारवादी हैं, गलती का एहसास हो गया तो अपना फैसला पलट देगा। अगर आपका कठोरवादी है तो तुरंत 1 मिनट में खारिज कर देगा। तो फिर आप जाइए, झाड़ फूक करिए, भूत प्रेत भगाइए ऊपर जाकर। तो रिव्यू खतरनाक होता है, मान भी सकता है न्यायालय। और अब समस्या ये है कि कब पुनर्विलोकन कराया जा सकेगा और किन आधारों पर। तो देखिए आपका कब आप पुनर्विलोकन कराएंगे। 114 में 3 दिए गए हैं नियम। देखिए पहला, किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है। नहीं, फिर एक बार देखिए, किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है किंतु जिसकी कोई अपील नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 96 के तहत, धारा 104 के तहत डिक्री या आदेश की आप अपील कर सकते थे, लेकिन आपने अपील नहीं किया। तो जब अपील नहीं किया तो उसी न्यायालय में क्या करवा सकते हैं, पुनर्विलोकन। भाई आपका नज़रसानी या रिव्यू के हजूर हम, हाँ दूसरा, जहाँ अपील अनुज्ञात ही नहीं है, यानी कि जहाँ अपील संभव नहीं है वहाँ भी पुनर्विलोकन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और तीसरा, लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर विनिश्चय। लघुवाद न्यायालय ने हाई कोर्ट को निर्देश भेजा। हाई कोर्ट ने लघुवाद न्यायालय को राय दी। लघुवाद न्यायालय उस राय के आधार पर फैसला दिया है, तो लघुवाद न्यायालय में भी हम उस फैसले का पुनर्विलोकन करा सकते हैं। ये तो 3 आपका भी हुआ, कब करा सकते हैं। आधार पूछा जाता है, नया कोई साक्ष्य मिल गया, कोई गलती दिख रही है निर्णय डिक्री में, प्राइमा फेसाई, या कोई नया साक्ष्य मिल गया, तो पक्षकार को दिखाना पड़ता है कि हजूर जब आप डिक्री पारित किए थे, निर्णय दिए थे, तो हमारे पास यह साक्ष्य मौजूद नहीं था, हमें पता ही नहीं था, या हमारे कब्जे में यह साक्ष्य नहीं था। अगर हम उस समय यह साक्ष्य पेश कर देते तो ये जो फैसला आप विपक्षी के पक्ष में किए हैं ये हमारे पक्ष में किए होते। उस समय मेरे पास साक्ष्य मौजूद नहीं था और मैं खोजा लेकिन मिला नहीं। आप निर्णय दे दिए हैं, उसके बाद ये एविडेंस क्या हुआ है, मिल गया है। अतः हमारा एविडेंस ग्रहण करिए और अपने फैसले में क्या करिए, बदलाव। एक उदाहरण आपका सूचना के अधिकार के तहत वाला भी देख सकते हैं। मान लीजिए सरकार से आपने सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना मांगी, मुकदमा चल रहा है, मुकदमे में फैसला आ गया, अभी सरकार सूचना ही नहीं दी और फैसला आया आपके विपक्ष में, तो 4-5 दिन बाद सरकार से सूचना के अधिकार के तहत आपको प्रमाणित कापी भी मिल गई। तो अगर जो सूचना के अधिकार के तहत कागज हैं, अगर वह ले आप पेश कर देते पहले ही, तो फैसला क्या होता आपके पक्ष में। तो तुरंत रिव्यू की मांग करिए कि हजूर ये कागज मिल गया है साक्ष्य, और हमें साक्ष्य मिला नहीं था उस समय। अतः आप अपना निर्णय, आप अपना डिक्री ही क्या करिए, सेट एसाइड, क्योंकि ये साक्ष्य जब ग्रहण कर लेंगे तो आप ये ट्रम्प कार्ड हो जाएगा डार्क विन जैसे। यानी कि ट्रम्प कार्ड मतलब कि आपका तुरूप का पत्ता, और यह साक्ष्य आप द्वारा दिए गए निर्णय को क्या करेगा, उलट देगा।
यानी कि आपका जो मत बना है हमारे विपक्ष में, अब क्या बन जाएगा, फेवर में बन जाएगा। उतना संभव नहीं है पढ़ाना, चूंकि समय कम है, फिर भी सार सार पढ़ाया जा रहा है। 115 रिवीजन आ जाइए, यानी कि पुनरीक्षण। देखिए आपका पुनरीक्षण पर भी क्वेश्चन बनता है, बहुत लंबा चौड़ा आपका पुनरीक्षण है। पुनरीक्षण को सीआरपीसी में जोड़ लीजिएगा, 397 काम करेगी, 397। एक क्वेश्चन आपका सीआरपीसी में, और भी धाराएं हैं, लेकिन पुनरीक्षण कहाँ से प्रारंभ होता है सीआरपीसी में, आपका 197, नहीं 397। वहाँ बिहार में भी पूछा गया था कि रिवीजन में न्यायालय किसका रिवीजन नहीं हो सकता, इंट्रालोकोटरी आर्डर का, यानी कि आपका कह सकते हैं कि अंत नहीं, अंतराभिवाची नहीं भाई, अंतर्वर्ती आदेश या वादकालीन आदेश। और उसमें पूछा जाता है कि रिवीजन में हाई मैंने क्या नहीं कर सकता न्यायालय सीआरपीसी में, तो दोष सिद्धि को दोष मुक्ति में, नहीं, दोष मुक्ति को दोष सिद्धि में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कि इसको रेस्ट ले लीजिए, कल इसको हम पढ़ाएंगे। देखिए भाई, कल आपका सीपीसी में कहाँ से चलेगा, सेक्शन बता दिया जाए। शुरुआती दौर से अब चलते हैं, क्योंकि इधर से तो 79 से पढ़ाया जा रहा है, तो इधर तो 116 से हम पढ़ाए ही हैं पूरा। तो अब एकदम कल से जो चलेगा सीपीसी में, आपका एकदम शुरुआती दौर से, आपका डिक्री की परिभाषा छूटी है वहीं धारा 2 में, एक दो परिभाषा एकदम अब शुरुआती दौर से उठाया जाए। लेटर्स पेटेंट का मतलब होता है जब हाई कोर्ट का गठन होता है, तो हाई कोर्टों को कुछ अधिकारता दी जाती है, उस अधिकार का के तहत उसी को लेटर पेटेंट कहते हैं। उस अधिकारता के तहत वह नियम बनाते हैं। मैंने हाई कोर्ट ऐसे गठित नहीं होता, आपका संसद गठित करते हैं स्टेच्यूट बनाकर, तो उसमें आपका कुछ शक्तियां दी जाती हैं हाई कोर्ट को कि वह अपने प्रक्रिया के लिए इत्यादि के लिए नियम बना दे। उसी को कहा जाता है कि हाई कोर्ट ने लेटर्स पेटेंट, माने जो हाई कोर्ट के निर्माण के कानून में जो बातें क्या हैं समाहित हैं, उसी को कहा जाता है लेटर पेटेंट। उसी में पावर दिया जाता है। एक तो पावर सीपीसी में दे दिया गया, लेकिन एक पावर जो कानून गठित हुआ है उसमें भी पावर दिया गया है, उसी को लेटर पेटेंट्स कहते हैं।